साहित्य के पाठकों को मोती कुंज चैनल में स्वागत है। उपन्यास रूप तिल्ली की कथा का ये चौथा और लगभग समग्रतः परिचर्चा करने वाला वीडियो होगा। पिछले 2-3 वीडियो में आपने ये देखा कि रूप तिल्ली की कथा कोई 350 पेज में फैली हुई है और हमने 150 150 पेज तक जाने का प्रयास किया, लेकिन अब हम 333 पेजों में, यानी अंतिम वीडियो जो कहता था कि ये कथा, इस उपन्यास की मूल कथा बलि कथा, और बलि कथा को देखते हुए ऐसा लगता है कि पढ़ते हुए पाठक कहीं न कहीं एक तरह से विचलित हो जाता है, विभत्स रस का संचार होता है। और यहाँ तक कि पादरी जब अत्याचार करता है और उसके थर्ड डिग्री के अत्याचारों को देख सुन करके पढ़ करके हर पाठक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पाठक सहम सा जाता है, पाठक पर जैसे ज्यादती हो, ऐसा हमने पिछले वीडियो में बताया था। हालांकि इस बिंदु पर पुनः बात की जा सकती है। फिलहाल हम उपन्यास पर आते हैं। उपन्यास समग्रतः खासी समुदाय, और खासी समुदाय भी उस समय जब राजा खासी राज करते थे और अंग्रेजों का आगमन पूर्वोत्तर में हो चुका था। कंपनी हर राजाओं पर शिकंजा कस रही थी। उस समय खासी हिल पहाड़ियों पर क्या गुजर रही थी, कोई 27 राजा खासी राजा हुआ करते थे और शुरुआत हो जाती है कि एक पनार राजा हिंदू बना दिया जाता है। तो कंपनी अपने साथ ईसाई पादरी लेके आती है और ये देखते हैं कि पादरी किस तरह से चेर्रा राजा को ईसाई बना लेता है और ईसाई बनाने में उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना पसीना आता है, कितनी मेहनत करता है, गांव गांव जाता है, प्रवचन देता है, ईसा मसीह का, इज़राइल का कई उदाहरण देकर के साबित करना चाहता है कि तुम ईश्वर के पुत्र हो और तुम अब हिंदू नहीं रह गए हो और तुम खासी नहीं रह गए हो, इसलिए खासी अंधविश्वास तुम पर असर नहीं करेंगे। इस तरह की बातें पादरी करते हुए अंततः उस बलि प्रथा के विरोध में जो वो बात करता है और उसके लिए प्रमाण जुटाता है कि हिंदू पनार राजा बलि देता, मानव की बलि देता है, और इस बात का अगर प्रमाण मिल गया, सबूत मिल गया, तो साबित कर देगा और इस तरह से ईसाई बनाने का उसका एजेंडा चल पड़ेगा। इसके लिए वो ईसाई कमांडरों से, अंग्रेज कंपनी कमांडरों से भी बात करता है, सहयोग लेता है, सेना की टुकड़ी मांगता है। इस तरह से कंपनी फौज और पादरी के बीच में जब ये बहस चलती है तो पता चलता है कि कई बार बगावत खासी समुदाय करते हैं तो उनको समय पर बटालियन, फौज, टुकड़ियां नहीं मिल पाती, तब वो भी पादरी की शरण में जाते हैं और अंततः ये कहते हैं कि हम जब यहाँ आए, हमारा मकसद यहाँ राज करना, यहाँ के लोगों को डरा धमका कर फूट डालो और राज करो की नीति के साथ साथ ईसाई बनाना भी रहा है। और जब ईसाई नहीं बन पा रहे तो हमारा राज कैसे कायम होगा, इस द्वंद्व को भी इस उपन्यास में देखा जा सकता है। साथ में खासी परंपरा बहुत सारी उभर करके आती है, जिसमें से डिंडोई पेड़ जब तक रहेगा तब तक खासी समाज सुरक्षित रहेगा, और डिंडोई पेड़ को बचाने के लिए बाकायदा गांव वाले पूरी मेहनत करते हैं और बचाने के पूरे उपाय करते हैं। लेकिन किस तरह से पादरी, जिनको ईसाई बना चुका है,
उनको उस पेड़ को काटने के लिए, उनके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए, उनकी एकता को, उनके विश्वास को खंडित करने के लिए, उस पेड़ को काटने के लिए लोगों को राजी करता है। तो उसे वही लोग मिलते हैं जो खासी समाज ने उनको अपराधी घोषित करके एक नए गांव में बसा दिया होता है, और वही पादरी सफल होता है ईसाई बनाने में कि तुम अब खासी नहीं रहे, इसलिए खासी समाज का नियम कायदा तुम पर लागू नहीं होता, अब तुम ईसाई हो गए हो, और उस पेड़ के काटने से तुम्हें अब किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं। इस तरह से वो अंततः उस पेड़ को कटवा डालता है। इस तरह से पादरी एक धार्मिक संत प्रवृत्ति का ना होकर के किस तरह से अत्याचारी के रूप में दिखाया जाता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये बलि कथा, और साथ में उस पादरी के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार प्रमाण जुटाने के लिए कि ये राजा किस तरह से मानव बलि देते हैं। तो उस व्यक्ति को जिसने देखा है, उसको सबूत के रूप में पेश करने के लिए उस पर कितना अत्याचार करता है, कितना टॉर्चर किया जाता है, कबूल करवाने के लिए 3rd डिग्री के हथियार वो अपनाता है। तब एक तरह से घिन्न हो जाती है, एक तो बलि, दूसरा पादरी के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि खासी समुदाय में 27 राजा, माना कि 2 राजा धर्म परिवर्तित हो जाते हैं, एक हिंदू बन जाता है, दूसरा ईसाई बन जाता है। बाकी खासी जो अंग्रेज कंपनियों के दबाव में अपनी आवाज़ बंद रखते हैं, तब तिरोत सिंह सामने आता है, रीजा सिंह सामने आता है, और यहाँ तक कि जिसे उस समाज ने डायन घोषित कर दिया होता है, मोती डिंगडो डायन, वो भी किस तरह से अपने खासी समुदाय पर आए संकट को बचाने के लिए बलिदान हो जाती है और अंग्रेज से भिड़ जाती है। अंग्रेज को वो एक पहली ऐसी महिला होती है जब राजा भी उन अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे, समुदाय नहीं कर पा रहा, वो छाती ठोक करके खड़ी होती है और बुचानन से बचाव के लिए वो आगे आती है और बुचानन की हत्या कर दी जाती है, उसमें वो अपराधी घोषित की जाती है। ये पहला उपन्यास होगा आदिवासी समुदाय पर लिखे जाने वाले उपन्यासों में रूप तिल्ली की कथा ऐसा उपन्यास कहलाएगा कि डायन प्रथा का या डायन महिला का चरित्र चित्रण हर उपन्यास में मिलता है, लेकिन इसमें जितने विस्तार से और साथ में उसका एक देवीय रूप दिखाया गया, एक बलिदानी रूप दिखाया गया, खासी समाज के लिए मर मिटने वाली बताया गया, और इस तरह से खासी समुदाय जो उसे डरा करता था वो अब उसकी पूजा करने लगता है, देवी रूप में स्वीकार करने लगता है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये उपन्यास समग्रतः हर रूपों को सामने लाने का प्रयास करता है खासी समाज के, खासी रीति रिवाज के, खासी अंधविश्वास के, खासियों में प्रचलित बलि प्रथा, यहाँ तक कि नदी पार करने पहले नदी को पार नहीं किया जा सकता, कोपिल नदी, अगर जो भी नदी पार करेगा वो बलि देगा, उसके बाद ही पार करेगा। यहाँ तक कि बलि में अगर किसी तरह की असफलता हो गई, त्रुटि रह गई, कमी रह गई, तो फिर एक और बलि दी जाएगी उस त्रुटि को पूरा करने के लिए। इस तरह से कह सकते हैं कि बात बात पर बलियाँ दी जाती है। अगर बच्चे बीमार हैं, फसल नहीं हो रही है, तो बलि चाहिए। राजा बलि देता है अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए। खासी लोग अपने पर आए संकट को से दूर होने के लिए बलि देते हैं। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के रूप तिल्ली की कथा बलि के आसपास जितनी केंद्रित होती है, लेकिन उस कंपनी, अंग्रेज कंपनी से लड़ने के लिए
भी जिस तरह से ये उठ खड़े होते हैं, बलिदान देते हैं और खासी संस्कृति को बचाने के लिए 3-4 युवा राजा जितना सेक्रीफाइस करते हैं, ये इस उपन्यास का दूसरा रूप उभर करके आता है, आंदोलन करने वाला, आंदोलनकर्ता के रूप में। जबकि देश में उस समय आंदोलन का कोई रूप नहीं बना था, तब खासी समाज में, उन समुदायों में अंग्रेजों के विरोध में खासी अस्मिता को बचाने के लिए जितनी जद्दोजहद की गई, छापे मार लड़ाई लड़ी गई, न जाने कितने ही खासी युवा बलिदान हो गए। राजा अपने स्वार्थ से पीछे हटते रहे, लेकिन कुछ युवा, जिसमें तिरोत सिंह और बसंता रींजा सिंह, जोरा राय, ये लगातार लोगों को खड़ा करते हैं लड़ने के लिए। यहाँ तक कि तिरोत सिंह 27 राजाओं के पास जा जा करके खबर देते हैं। बसंता, जो अंग्रेजों का वफादार हो जाता है, अंग्रेज जिस पे विश्वास करते हैं, वो भी संकट की घड़ी में किस तरह से रीजा सिंह को बाहर लाता है और साथ में उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह उपन्यास खासी समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ियों को सामने लाता है। कोपिल नदी पार न करना, इसका भी विस्तार से यहाँ चित्रण वर्णन मिलता है। और अपराधियों का गांव किस तरह से बसाया जाता है, इस पर चाहे तो हम अलग से बात कर सकते हैं। खासी समुदाय में, मेघालय में कोई 27 राजा राज कर रहे होते हैं। 2 राजा धर्म परिवर्तन करते हैं, बाकी खासी बने रहते हैं। लेकिन खासी समाज चाहे तो अपने राजा को हटा सकता है, जबकि हटाने का प्रयोग उन्होंने लंबे समय से नहीं किया होता है। तब आपस में उनमें चर्चा होती है कि खासी चाहे तो अपने राजा को अपने बहुमत के बल पर, उसकी जनहित में न होने के तर्क के आधार पर हटा भी सकता है। और इस प्रयोग को, यह प्रयोग ही नहीं बल्कि नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयोग भी किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। इस तरह का डिबेट बाकायदा यहाँ पात्रों के बीच में होता हुआ नजर आता है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम पर लिखा गया, जिस तरह से बड़े विस्तार से इस उपन्यास में चित्रण हुआ है कि वो न केवल डायन रहती है, बल्कि एक ऐसे बच्चे को जिसका सिर से पिता का साया उठ चुका है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है, अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे समय में मोती उस बच्चे को गोद लेती है और गोद लेने की परंपरा बाकायदा निभाई जाती है, रस्म निभाई जाती है। और इस रस्म के तहत भी जितनी बलि देनी होती, बलि दी जाती है। इसके बाद वो समाज के लिए, यहाँ तक कि खासी समुदाय की रानी से उसकी भिड़ंत होती है और यहाँ तक कि उसको रानी के पद से भी हटाने का फरमान जारी करती है। तब तक भी लोग खासी उससे डरते हैं, लेकिन जब वो बलिदान दे देती है अंग्रेजों से लड़ करके, और अंग्रेज की हत्या का आरोप जब उस पर लगता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, तब उसे उस समाज की तरह से देवी रूप में स्वीकार करता है। इस तरह से देवी रूप में स्वीकार करने तक की हद तक खासी समुदाय में ये डायन का रूप, ऐसा ये पहला उपन्यास होगा या ये पहला समुदाय होगा जहाँ डायन को इतना ऊंचा दर्जा
दिया गया है या मिला है। ललमुआओं का खासी स्त्रियों से संबंध और जो कंपनी बगावतों को रोकती है, तो किस तरह से लोगों पर अत्याचार करते हुए महिलाओं पर अत्याचार करती है, बलात्कार करती है, हरम बना लेती है, जिस तरह से राजाओं के हरम हुआ करते थे। लेकिन इतने लवाजमा वो लेकर नहीं जा सकते, तो जितने दिन रख सकते इसके बाद उनको छोड़ देते। या जहां से बगावत हुई है तो उन लोगों को, औरतों को जिस बेरहमी के साथ मारा काटा जाता है, ये रूप ललमुओं का नजर आता है। और दो राजाओं की रानियों से एक अंग्रेज किस तरह से संबंध स्थापित करता है, उनको रानी अपनी रखेल बना लेता है। यहाँ तक कि एक रानी से लड़का पैदा होता है तो किर्रम के राजा के पास जाकर के कहते हैं कि ये लड़का को राजकुमार घोषित किया जाए। राजा मना कर देता है कि खासी परंपरा में ऐसा नहीं है। अगर उस महिला ने दूसरे से शादी कर लिए तो वो किसी भी तरह से सीएम यानी राजा नहीं बन सकता। इस पर राली नाराज होता है और अंततः उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। इसका आरोप उस राजा पर लगता है, लेकिन साबित ये नहीं हो पाता कि उसकी हत्या किस तरह से की जाती है। लेकिन वो रानी रालिंसन से इस बात को लेकर नाराज होती है कि तुमने बेवजह राजा के पास जाकर के इसे राजा बनाने के लिए जो कहा गया था, इससे मेरे लड़के की हत्या तुमने करवाई है, तुम हत्यारे हो। इस तरह से कहने का मतलब है कि उपन्यास में कई तरह के पेच आते हैं, कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, और किस तरह से अपराधियों का गांव बसाया जाता है जो खासी परंपरा को नहीं निभा पाते। या आफताब को जब जोरा राय ने बलि चढ़ा दिया तो जोरा राय अपराधी साबित होता है और जोरा राय को गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तब वो एक ऐसा गांव बसाया जाता है जिसमें ऐसे अपराधी किस्म के लोग रहते हैं, और वहीं पादरी सफल होता है क्योंकि पादरी किसी को भी ईसाई नहीं बना पाता है। तब वो आफताब की पत्नी को लोभ लालच दे करके पहली ईसाई बनाता है। और पेड़ काटने के लिए जब कोई खासी तैयार नहीं होता, तब उसी नजवा को, जो आफताब की पत्नी रही है, उसको न्याय दिलाने का ढोंग करता है, ईसाई बनाता है, और पेड़ काटने के लिए भी उसे ही तैयार करता है, और उसी गांव को तैयार करवा लिया जाता है, और अंततः पेड़ काट दिया जाता है। इस तरह से उपन्यास का आरंभ जंगल की यात्रा करते हुए आफताब से होता है। दबाइल सिंह गुजरता है और जिनकी बलि, मानव बलि चढ़ा दी जाती है। पाठक पहले ही जान चुके हैं, श्रोता सुन चुके हैं कि सीएम द्वारा बलि दी जाती है, और दबाइल सिंह जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उसको पकड़ लिया जाता है और उसे मानव बलि का पुर्जा बना दिया जाता है। आफताब को जोरा राय बलि चढ़ा देता है। आफताब की पत्नी को पादरी किस तरह से शरण देता है। कथा में कोई 3 दर्जन राजा होंगे। पनार का राजा हिंदू बना दिया जाता है, तो चेरा का राजा को पादरी, और अंग्रेज कमांडर दबाव के रूप में उसे ईसाई बनाते हैं। बाकी खासिया राजा किस तरह से
कंपनी के दबदबे में, मजबूरी में, गुलाम की स्थिति में जीवन गुजारते हैं। वो अपना बचाव करते हैं हर हाल में। अंग्रेज कंपनी राजाओं पर शिकंजा बराबर कसे रहती है, अपनी मांगे मनवाती है, अपने नियम कायदे चलवाती है। यहां तक कि कौन राजा बनेगा, मातृ सत्तात्मक परिवार में वो कहते हैं कि अब राजा यहाँ मेरा बेटा बनेगा जो खासी महिला से पैदा हुआ है। इस तरह से कहने का मतलब है कि जिस तरह से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, इस उपन्यास में भी उजागर होती है इस रूप तिल्ली की कथा। एक जगह बताया जाता है कि धर्म आगे आगे और कंपनी की बटालियन उसके पीछे पीछे चलती है। पादरी बीजारोपण करता है ईसाई बना करके लोगों को, और कंपनी भी ये चाहती है कि जो ईसाई बन जाएंगे वो राजाओं से बगावत करने में काम आएंगे और इस तरह से हम यहाँ शासन कर सकेंगे। तो ये जैसा कि उभर करके आता है कि जितनी ये बलि कथा के रूप में चर्चित हो सकता है, उल्लेखनीय हो सकता है, उतना ही खासी अस्मिता को बचाए रखने के लड़ाई जो लड़ी जाती है राजाओं के द्वारा नहीं, या तिरोध सिंह जो किसी तरह से अभी राजा बना नहीं, राजा बनने वाला है, बन नहीं पाता, कि इसके पहले वो आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा देता है। उन राजाओं के पास जा जा करके खासी परंपरा को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए राजाओं से बात करता है। तब कुछ चीज़ें उभर करके आती है। पादरी की भूमिका या मान्य है कि वो धर्म परिवर्तन करता है। पनार राजा ने बलि चढ़ाई थी, इसका प्रमाण जुटाने के लिए वो जितना कुछ करता है वो पाठक पढ़ करके सहम जाता है। ललमुहा ऐसा शब्द है जो अंग्रेजों के लिए यहाँ काम में लाया गया है। रीजा सिंह और उसकी मंगेतर जिसे कहें अलका, अलका से उसकी किस तरह से शादी होती है, तब मोती यानी उसकी माँ बाकायदा इस रस्म को खासी परंपरा के तहत आगे बढ़ाती है। पादरी जब ये देखता है कि यहाँ के लोग नदी पार नहीं करते और इस अंधविश्वास को तोड़ने में, उसके द्वारा ईसाई बनाने में, और यहाँ तक कि रालिंसन जो चाहता है कि चाय बागानों में काम करने वाले कुली चाहिए, और कुली तब तक नहीं जा सकते जब तक नदी पार नहीं की जा सकती, इसलिए नदी पार करने का ये भ्रम कैसे तोड़ा जाए। तो आप ये देखेंगे कि धर्म का सहारा लेकर के कंपनी शासक किस तरह से राजाओं को अपने चंगुल में ले सके। राजाओं के राज में जो एकता थी हर समुदाय की, उनकी संस्कृति थी, उस संस्कृति में किस तरह से घुसपैठ करते हैं, लोगों को ईसाई बनाने में मददगार हुए उनका लोभ, और यहाँ की गरीबी, यहाँ का अंधविश्वास। लोग मजबूर थे, लोग परेशान थे यहाँ की कुरीतियों के, रूढ़ियों के, अंधविश्वास के। जो अपराधी करार दिए जाते थे उनको गांव से, समाज से, यहाँ तक कि राज से बाहर कर दिया जाता। यहाँ तक कि एक परंपरा डाल दी गई कि इनका एक गांव बसा दिया जाए। उसी गांव में पादरी बड़ी सहजता से घुसपैठ कर लेता है। जिस महिला की बलि दी जाती है, वो जिस महिला के पति की, उस महिला की आवेदन जब राजा के पास जाता है तो राजा भी उसको धर्म का मामला कह करके कह देता है कि एक
धार्मिक मामला है, इस पर किसी तरह का न्याय का मसला नहीं बनता, तब पादरी की शरण में आती है और पादरी उसे न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करता है, यहाँ तक कि उस राजा को दंडित करने के लिए फौज पलटन बुलाता है। तो इस तरह से पादरी के पास हथियार है, दो हथियार, धर्म का और शक्ति। यहाँ तक कि खासी क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं है, राजा भी छोटे छोटे रियासत के हैं, वो वहाँ पर टुकड़ी ले जाना मुनासिब नहीं समझते, और इतना बजट भी नहीं है उनके पास, इतना फंड भी नहीं है, ये कह कर के गवर्नर स्वीकृति नहीं देता। तब कलकत्ता में बेटा गवर्नर के पास रालिंसन पहुंचता है और साथ में पादरी भी पहुंचता है। तब पादरी रालिंसन को बताता है उसकी समस्या कि मुझे मेरी सुरक्षा के लिए, मैं ही सुरक्षित नहीं रहूंगा, मेरा घुटना तोड़ दिया गया। इतनी बगावत है, इतना आक्रोश है उनमें, उनको डराया धमकाया नहीं जाएगा। इससे ये साबित होता है कि अक्सर धर्म के नाम पर लोगों को सदियों से आज तक डराया जाता रहा। धर्म सहज रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता रहा आज तक, और इस बात का गलत फायदा उठाते रहे पंडित पुजारी, पादरी और ये मुस्लिम। तो कहने का आशय ये है, डिंडोई पेड़ खासिया कौम को सुरक्षित रखता है, और इस पेड़ की खासियत रही है जिसका वर्णन बाकायदा उपन्यास में होता है। तो पादरी इसको काटने के लिए, कटता नहीं, वो भी चलाता है कुल्हाड़ा, लेकिन कुल्हाड़ा ज्यों ही मारा जाता है वो पेड़ जैसे कुल्हाड़े को पकड़ लेता है, और कुल्हाड़ी किसी तरह से बाहर निकलती है तो वापस फिर वो छिलका जुड़ जाता है। जैसा कि उनका विश्वास है कि जब भी पेड़ काटा जाता है, और जब भी पेड़ काटने का प्रयास किया गया, आधा कटा और सुबह जब वहाँ पहुँचे तो वो पेड़ का तना वैसे वैसे साबुत मिलता है, सुरक्षित मिलता है, तना भर जाता है। कहा जाता है कि शेर आकर के इसे चाटता है और तना वापस सुरक्षित हो जाता है। ऐसा यहाँ भी चित्रित किया जाता है। तो अंग्रेजों के अत्याचार किस तरह से हुए, मैं इस पर पेज नंबर 308 का एक पेरा पढ़कर के सुनाना चाहूँगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रीजा सिंह, तिरोत सिंह और ये किस तरह से बागियों पर अत्याचार करते हैं। रास्ते में जो धान, मक्के, बाजरे की लहलहाती युवा फसल मिलती उसे उजाड़ देता। गांवों में जो युवा मिलते उनकी पिटाई करता। जिनके घरों में हथियार मिलते उन्हें नष्ट कर देता। बूढ़ियों और बूढ़ों को जानवरों की तरह हाँक युवतियों को पकड़ लेता। जहाँ रुकता 2-4 दिन तक उन्हें साथ रखता। वे जवानों का मनोरंजन करती फिर छोड़ देता। सबके लिए एक पूरा हरम लेकर मुसलमान विजेताओं की तरह इन पहाड़ियों में विचरना तो मुमकिन नहीं था। उनके बीच में लेफ्टिनेंट शेक्सपियर वो सवाल करता है अपने सीनियर से, हमें बागियों को नेस्तनाबूद करने पर जोर देना चाहिए, न कि उनको जो बेगुनाह है, महिलाएं जिन पर हम अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही करते रहें तो हमारे पादरी उनको ईसाई कैसे बना पाएंगे? उनके बीच में डर पैदा हो जाएगा।
इस बात का जवाब जो दिया गया है, पाठकों के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। क्या कहता है लायल? लायल कहता है, लेकिन लायल उसे लौंडा समझता है। कहता, जब प्रौढ़ होवोगे तब जानोगे कि फौजी एक्सपेडिशन पूजा करने के लिए नहीं निकाला जाता। यानी टुकड़ियां जब आती हैं तो इसमें डर पैदा करना जरूरी होता है। किस तरह से? वह अच्छे ईसाई होने का सबूत दें, वह बागियों को क्रश करने के लिए निकलता है, न कि अच्छे ईसाई होना साबित करना। तो कहने का मतलब ये कि जो ईसाई बनाए जाते हैं और ईसाई धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं वो सिर्फ प्रवचनों के लिए है। हकीकत में ईसाई डरा धमका करके भी बनाए जाते रहे। और ऐसा नहीं है कि हिंदू जब बनाए जाते हैं तो दर्शन में लपेट करके किस तरह से योगी आता है और प्रवचन देता है, नालियां कुंडलियां जागृत करता है और योनाचार करता है। ये सब उपन्यास में एक योगी का कृत्य भी दिखाया गया है। वो कहता है कि बागियों को क्रश करना, उसका निशाना बागियों की जगह उसके समर्थक होते हैं जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है। ऐसा हो सकता है कि स्वयं बागी नेता को कंपनी सरकार क्षमा कर दें। एक अवसर ऐसा भी आ सकता है कि बागी को जब कैद किया जाता है, कोर्ट में खड़ा किया जाता है, हो सकता है कोर्ट में फैसला इस तरह का है कि बागी माफ कर दिया जाए, तब पर उनके समर्थकों को नहीं करेगी। वे बागियों की शक्ति है, उन्हें नष्ट करना जरूरी है। उनका नाश हो जाने पर बगावत वैसे ही नाश हो जाएगी। समझ रहे हैं कि बगावत कैसे करती की जाती है, किन के बल पे की जाती है। उन्हें नष्ट करना जरूरी है, उनके समर्थकों को। जब वो उनके समर्थक नष्ट हो जाएंगे तो नेता क्या कर लेगा? लेकिन औरतों पर अत्याचार के सवाल करता है तब उस पर सुनाई देता है ये कौम का मान मर्दन करना है। इसके भय से वे आगे कभी सिर नहीं उठा सकेंगे। ये मर्दन ऐसा किया जाना चाहिए कि उसका ख्याल आते ही वे ही नहीं, देश के तमाम दूसरे लोग जीभ काट कर तय कर लें कि अपनी हरकतों से कभी भी फौज को कार्रवाई करने का मौका नहीं देना चाहिए। पनिशमेंट से बढ़कर डेटरेंस का असर अधिक होता है एक विचित्र प्रदेश में। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या रही है, क्यों कहा जाता है। और यहाँ तक कि राजाओं की भी बात की जाती है तो राजा अपनी पहले रखवाली करते हैं। निराला की राजे ने रखवाली की, फौज बनाकर, किला बनाकर, जनता की नहीं। वो कविता सुन सकते हैं। वही बात इस उपन्यास में भी उभर करके आती है। और जब इन अंग्रेजों का विरोध एक नवयुवा राजा करता है जिसका नाम है तिरोत सिंह, और तिरोत सिंह के साथ खिर्रम का राजा भी उसकी मदद करता है। क्योंकि तिरोत सिंह का पृष्ठभूमि समझ सकते हैं कि फौज में रह चुका, कंपनी फौज में रह चुका है, इसलिए कंपनी की गतिविधियों को गहराई से समझता है। और खिर्रम का दामाद रह चुका है और होने वाला राजा है। वो 27 सीएम यानी राजाओं से मिलता है, गुफ्तगू करता है, एका करता है। लेकिन कुछ राजा खुलेआम सामने नहीं आते, पीछे से साथ देने की बात करते हैं। और यही तिरोत सिंह है। जब अंग्रेज खासी हिल पहाड़ियों के राजाओं को कंट्रोल में रखने के लिए, फौज को आसानी से लाने के लिए सड़क बनाते हैं तो राजाओं से परमिशन लेते हैं। फौज की टुकड़ी के साथ जाकर के दबाव डाल करके परमिशन ले ली जाती है। यहाँ की तिरोत सिंह भी दबाव में हाँ कर देता है, लेकिन किसी एक राजा के इलाके में बनती हुई सड़क को रोक देता है और उस टुकड़ी पर हमला कर देता है।
एवज में वो लगभग एक अंग्रेज को और उनके कुछ लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तिरोध सिंह इस तरह से लगातार बगावत करता है। तिरोध सिंह एक तरह का सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की तरह या काम करता हुआ नजर आता है खासी समुदाय में। और इसके साथ बसंता, रिंजा, जोरा राय भी बाकायदा एक छोटी मोटी टुकड़ी बना लेते हैं और कई बार कंपनी की टुकड़ियों पर हमला करते हैं, पहाड़ पर चढ़कर के पत्थर गिरा देते हैं। टुकड़ी चौंक पड़ती है, पीछे हटनी पड़ती है। लेकिन तीर धनुष से कब तक लड़ाई लड़ी जा सकती है? कुछ के पास बंदूकें होती है, अधिकांश के पास तीर धनुष होते हैं। इस तरह से ये लड़ाई लंबी चल नहीं पाती। लेकिन तिरोध सिंह पढ़ा लिखा है, सेना में रह चुका है, उसमें जज्बा है, आत्मविश्वास है और वो देखता है कि जनशक्ति उसके साथ है, कुछ राजा उसके साथ है, खासी युवा उसके साथ है। इसका वर्णन उपन्यास में आता है कि तिरोध सिंह का साथ मिलता। इस बात पर वो जितना ही विचार करता उतना ही पाता कि ये शक्ति जन से आई थी। उसमें जो ये आत्मविश्वास है, ये शक्ति उससे उसकी नहीं, जनता की है। उन जन उसके साथ है तो वह रीतियांग की ही तरह शक्तिशाली है। ये विचार एक साथ ही उसे शक्ति देता है, उल्लास, हौसला और कर्तव्य परायणता से भर देता है कि जब जन उसके साथ है तो जन की आकांक्षा को ठेस पहुंचाने वाले किसी काम को नहीं करना है, बल्कि वह काम करना है जिसे जन का विश्वास उसमें पड़े। वो कर्नल हाल वर्ल्ड को चकमा दे देता है। हम देखते हैं कि तिरोध सिंह एक ऐसा नेतृत्व देता है जो अंग्रेजों को छक्के छुड़ा देता है। लेकिन राजा इनका साथ खुलकर नहीं देख पाते। राजाओं को संस्कृति से ज्यादा मतलब नहीं रहा। उपन्यास में टिप्पणी आई है और पढ़े लिखे समझदार लोग, पाठक ये समझ जाएंगे कि राजा हो, लोकतंत्र हो, मोदी राज हो और मोदी राज कुछ हद तक राजतंत्र की तरह अपनी सत्ता बचाने के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये इस लोकतंत्र में लोगों को समझना चाहिए। ये उपन्यास केवल वहीं तक सीमित नहीं है कि राजा सिर्फ अपने बचाव में, जहां तक बचाव होता है, जनता का हित वो नहीं देखते। संस्कृति अगर टूट रही हो, बिखर रही हो, संस्कृति से अधिक अपना बचाव देखते हैं। अंग्रेज खासी संघर्ष यहाँ होता है। राजा बैकअप जरूर देते हैं कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से खुल करके राजा साथ नहीं होते। इस अर्थ में ये उपन्यास बेशक काल्पनिक है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो कितने राजा उनके साथ आए थे। बल्कि राजा, खास करके राजस्थान के राजा, जब भील क्षेत्र में गोविंदगिरी के नेतृत्व में भीलों ने 3-3 रियासतों से मुकाबला किया और यहां तक कि 3-3 रियासतों की सेना और अंग्रेजों की टुकड़ियां मगरी मानगढ़ पे गोविंदगिरी के द्वारा एकत्रित किए गए भीलों पर, फौज निहत्तों पर गोलियां चलाती है। वे 1500 भील मारे जाते हैं। तब ये सवाल उठता है कि राजा
कभी भी जनता के साथ नहीं थे, जन आंदोलन के साथ नहीं थे। और यहाँ खासी समुदाय में पर आधारित इस उपन्यास से भी यही साबित होता है। तिरोध सिंह राजा बनने वाला राजा बना नहीं है, लेकिन वो खासियों पर आए सांस्कृतिक संकट पर उठ खड़ा होता है। उसके साथ और भी युवा खड़े होते हैं, जनता खड़ी होती है, लेकिन राजा खुलकर के सामने नहीं आते। तीसरा पक्ष और भी उभर के आता है कि गांधी जी ने देश के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे इतिहास भी गवाही देता है। लेकिन मैंने अध्ययन किया और पाया कि महात्मा गांधी जब आदिवासी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में आंदोलन करते हैं या राजाओं के खिलाफ बगावत करते हैं या राजाओं की बेगार से बचना चाहते हैं और गोविंदगिरी के नेतृत्व में शराब न पीना, साफ सुथरा रहना, नशा न करना और बेगार न करना, केवल इतनी सी बात थी। राजा इस पर भी उन भीलों के खिलाफ 1500 भीलों को मार देते हैं। तब गांधी जी आदिवासी के साथ होने के बजाय एक स्टेटमेंट देते हैं कि अभी मैं राजाओं के खिलाफ, मेरा लक्ष्य अंग्रेजों के खिलाफ है। ये दूसरा फ्रंट होगा और मैं इस फ्रंट को नहीं खोलना चाहता। इस अर्थ में यूं कह सकते हैं कि गांधी जी यहां इस अर्थ में एक पक्षी थे। उनका टारगेट अंग्रेजों से, अंग्रेजों को भगाना था। राजाओं के खिलाफ वो फ्रंट नहीं खोलना चाहते थे, और जिन्होंने खोल रखा था या जिनके साथ अन्याय हो रहा था जनता के साथ, तो उस अन्याय के खिलाफ गांधी जी को कुछ स्टेटमेंट देना था, नहीं दे सके। अंबेडकर जब छुआछूत की लड़ाई लड़ते हैं तब अंबेडकर ही लड़ते हैं, तब वो हरिजन कहते हैं। कुल मिलाकर के ये बात थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उपन्यास कुल मिलाकर के आदिवासी संदर्भ में, आदिवासी अस्मिता के संदर्भ में, और अंग्रेज जब भारत में प्रवेश कर चुके, कलकत्ता होते हुए, म्यांमार, बर्मा होते हुए, खासी हिल्स में, तब आदिवासी किस तरह से उठ खड़े होते हैं, या छोटी छोटी रियासतें जो राजाओं की थी उनको किस तरह से कितनी आसानी से काबू पा लेते थे। यहाँ तक कि उनकी रानियां तक राजाओं की हरम में पहुंच जाती है, और उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो अपने से पैदा हुए गोरे को राजा पर दबाव डालता है कि अब इस बेटे को, जो तुम्हारी रानी से पैदा हुआ, इसको राजा घोषित किया जाए। राजा तभी जुबान से विरोध करता है। लेकिन फिर भी जब तिरोध सिंह खासी समुदाय पर आए संकट के विरोध में खड़े होते हैं और अन्य राजाओं से कहते हैं, तब कोई भी राजा खुल करके सामने नहीं आ पाता। ये राजाओं की फितरत रही है। चाहे वो पनार का वो राजा जो खासी से हिंदू बन चुका, या चेर्रा राजा जो ईसाई बन चुका, उससे भी तिरोध सिंह समझाने जाता है कि तुम ईसाई बन चुके हो, लेकिन तुम खासी हो। खासी संस्कृति के लिए तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। तो कितना मुश्किल हो जाता है। राजा चूंकि वह अपना स्वार्थ देख रहा होता है। खिर्रम का एकमात्र खासी राजा जो खुलकर भले सामने ना आए, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर ये है कि राजाओं का चरित्र जो था अपनी सत्ता बचाने का, ये जनता को बखूबी याद होना चाहिए। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो कविता कि राजा ने फौज बना करके, किला बना करके अपनी रखवाली की, न कि जनता की। ये कविता की वो पंक्तियां यहाँ गूंज उठती है। आप इस उपन्यास के बारे में सुन करके अपनी टिप्पणी अवश्य देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।